नमस्कार, वक्त हो जुलाई खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको खबर समझाएंगे, लेकिन इसी बीच बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार को लेकर मांझी ने बड़ा बयान दिया है। राजनीति में कुछ भी संभव है, बड़ा बयान दिया है जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर। आपको बता दें कि नीतीश के पाला बदलने का स्वागत करेंगे, ये भी कहा जीतन राम मांझी ने। राज्य के हित में फैसले का करेंगे स्वागत। हालांकि फिलहाल हालात ऐसे नहीं है। आपको बता दें कि गया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस बयान के जरिए ये भी बताया कि अगर नीतीश कुमार पाला बदलने का फैसला लेते हैं तो उसका स्वागत करेंगे जीतन राम मांझी। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीतन राम मांझी का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि इससे पहले ये चर्चा की शुरुआत पीके के बयान से हुई थी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब आप देख लीजिएगा, फिर से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, और उसी के बाद से बिहार की सियासत में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले आप जीतन राम मांझी का वो बयान सुन लीजिए। पीके के सवाल पर क्या देखिए, उनका क्या कैलकुलेशन है उनके बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा व्यक्तिगत भी अपना मानना है कि राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। ऐसे नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फायदा है और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। और पटना संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, राजनीति में कुछ भी संभव है? देखिए शिप्रा, ये बात सही है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन शायद जीतन राम मांझी ने अभी जो बयान दिया है ये बयान प्रीमेच्योर्ड है। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने प्रशांत किशोर की बात की एक तरीके से पुष्टि की है कि राजनीति में कुछ भी संभव है और वो जाते हैं तो बेहतर है। लेकिन खुद जो महागठबंधन की दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जो जदयू है या फिर कांग्रेस है, वो जीतन राम मांझी के उसके जो नेता हैं ये बयान को पचा नहीं पा रहे हैं। साफ तौर पे आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से इस बात का ऐलान किया था कि अब जिंदगी में भाजपा के साथ जाने का सवाल नहीं पैदा होता। हालांकि पहले भी उन्होंने इस तरह की बातें कही थी और बाद में भाजपा से मिल गए थे, लेकिन दूसरे जो नेता हैं वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें लगता नहीं है कि नीतीश कुमार भाजपा से फिर से हाथ मिलाएंगे। अभी जो जदयू के नेता हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, उनका ये मानना है कि साफ तौर पे महागठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उस सबको इंटैक्ट रखने की बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार की है। और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है और फिर जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अब फैसला ले लिया है कि महागठबंधन के साथ रहना है, तो ऐसे में भाजपा के साथ जाने का सवाल नहीं होता। दूसरी तरफ भाजपा भी मानती है कि अब भविष्य में नीतीश कुमार के साथ उसका तालमेल असंभव है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के बयान को जो दूसरी पार्टियां, चाहे वो महागठबंधन की पार्टियां हो या एनडीए में भाजपा जो विपक्षी पार्टी है, वो बहुत हल्के में ले रहा है, बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है इस बयान को। जी शिप्रा। लेकिन संजय देखिए, भले ये कह दिया जाए, और प्रशांत किशोर का भी जब बयान सामने आया था तो उसमें भी जो जदयू के प्रवक्ता थे वो यही कह रहे थे कि उनकी बातों को इतना तूल ही नहीं देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पहले जब ऐसे घटनाक्रम हो चुके हैं, सियासी घटनाक्रम, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बातों को से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, बात सही है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, राजनीति में हर चीज संभव है। हालांकि ये जो समय है ये समय सही नहीं है। सर, जीतन राम मांझी ने इतना जल्दी इस तरीके से बयान दिया, यही कारण है कि जो महागठबंधन के नेता हैं इसको पचा नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एनडीए में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा है बिहार की, वो भी जीतन राम मांझी के बयान को काफी हल्के में ले रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं महागठबंधन में आए हुए नीतीश कुमार को, तो इतना जल्दी फैसला ले लेंगे। अब भविष्य में क्या कुछ होगा ये कहना फिलहाल प्रीमेच्योर्ड होगा। शिप्रा जी। बिल्कुल संजय, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इन बयानों के सामने आने के बाद बिहार में सियासत जरूर शुरू हो गई होगी, और जिस तरीके से आप रिएक्शन की बात कह रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों का रिएक्शन भी सामने आ चुका है इसमें। देखिए, निश्चित तौर पर पहले भी इस तरह की बातें सामने आई हैं,
लेकिन सबसे बड़ी बात होती है वक्त की। वक्त अभी ऐसा नहीं है। जी। हालांकि जीतन राम मांझी पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं और उनके बयान से जिस महागठबंधन जो अलायंस में रहे हैं उस अलायंस के जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी होती रही हैं। अब जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रशांत किशोर की बातों को वो अगर अपना समर्थन देते तो निश्चित तौर पर राजनीतिक फिजा जो है वो गरमाएगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे और देखिए अब आपको खबर समझाते हैं जिसमें अब बात करेंगे बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की, जिसमें वो एक ऐसे जालसाजी को लेकर सुर्खियों में हैं जिस पर कितने भी सवाल उठे वो कम है, क्योंकि एक डीजीपी को फर्जी जज बनकर झांसे में लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये सब कुछ बिहार के डीजीपी के साथ हो जाता है। खुलासे के 5 दिनों के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी। बयानों के आधार पर कहा जा सकता है कि सीएम ने डीजीपी को क्लीन चिट दे दी है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर समझिए पूरा मामला क्या है और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। काम सब ठीक करते हैं। अब एक कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं। बाकी लॉ एंड ऑर्डर जिस तस्वीर ने सरकार से लेकर प्रशासन तक खलबली मचा दी, अभिषेक और आईपीएस आदित्य की जिस जोड़ी ने जज के नाम पर डीजीपी को झांसे में ले लिया, आनन फानन में पूरे मामले की लीपापोती कर दी गई। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ये बस चूक भर है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भरोसा है कि डीजीपी एसके सिंघल पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ये अलग बात है कि वो एक फोन की फांस में ऐसे फंस गए कि नियम कानून को ताक पर रखने में देर नहीं की। इतने गंभीर मामले पर मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट और डीजीपी को क्लीन चिट देने के पीछे की वजह कुछ दूसरी है। डीजीपी का बेचारे का जो कुछ भी था उनको ये लग गया था कोई बात, और बाद में जब समूचा जांच हुआ तो पता चला कि ये कोई बोगस आदमी फोन कर रहा है और पूरा जो जांच किया गया इसलिए कोई बात नहीं। अरे भाई अब आज कौन महीना है, सुनिए ना डीजीपी, आज महीना कौन है? अक्टूबर। अब कब रिटायर करेगी? इधर अभिषेक और आईपीएस आदित्य कुमार प्रकरण में डीजीपी एसके सिंघल ने पहली बार अपना मुंह खोला और बताया कि मामला सेंसिटिव भी है और पेचीदा भी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पॉलिटिकल बात को में पढ़ना ही नहीं है। हम लोग अफसर हैं। मैं जब कह रहा हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील, पेचीदा, रेयर टाइप का मामला है जिसका अनुसंधान अभी चल रहा है, उस अनुसंधान के उसको चलने दीजिए, उसके बाद जो है बातें करेंगी। इसमें कुछ चीजें और भी हैं जिसके बारे में सही समय पर बात की जाएगी। इधर इस पूरे मामले पर सुशील कुमार मोदी ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और सीएम पर डीजीपी एसके सिंघल को बचाने का आरोप लगाया है। डीजीपी एसके सिंघल का बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो 2 महीने में रिटायर कर जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप ही बताइए कि राज्य का चीफ जस्टिस 1 दर्जन बार फोन कर रहा है और आपने एक बार भी वेरीफाई नहीं किया कि ये फर्जी फोन है या वास्तव में चीफ जस्टिस फोन कर रहे हैं। क्या कोई चीफ जस्टिस अपने मोबाइल से एसपी के लिए फोन करता है डीजीपी को, वो भी एक बार नहीं 1 दर्जन बार? सियासत और बयान अपनी अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है कि सिर्फ एक फर्जी फोन कॉल पर डीजीपी ने आईपीएस आदित्य से जुड़े मामले का रफा दफा कैसे कर दिया। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश सिंह और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि ये पूरा मामला क्या है और इसमें अब तक क्या क्या हुआ है। अभिषेक नाम के एक जालसाज ने डीजीपी को सबसे पहले फोन किया। फर्जी जज के नाम से डीजीपी को फोन किया गया। अभिषेक ने आईपीएस आदित्य को बचाने के लिए चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी को फोन कर दिया था। अभिषेक ने रिमांड पर पुलिस को बताया कि उसने ही डीजीपी को फोन किया था। डीजीपी से बात करने की ट्रेनिंग उसे दी गई थी और अभिषेक को यह ट्रेनिंग आईपीएस आदित्य ने ही दी थी। फोन करने का पूरा तरीका समझाया था। दोनों के बीच यह भी तय हुआ था कि आदित्य कुमार की अगर पोस्टिंग हो जाती है तो अभिषेक कुमार को अवैध तरीके से कमाई की पूरी छूट मिलेगी। जांच में यह भी पता चला है
कि अभिषेक पहले भी जेल जा चुका है। इस पूरे मामले का सूत्रधार आईपीएस आदित्य कुमार है, जिसे अब निलंबित कर दिया गया है। आईपीएस आदित्य पर धारा 420 और आईटी एक्ट के तहत केस किया गया है। आरोप है कि गया में एसएसपी रहते मद्य निषेध से संबंधित मामले में लापरवाही बरतने के आरोप उन पर लगे थे। बाद में उन्हें गया एसएसपी के पद से हटा दिया गया था। अब सवाल है कि अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया तो आदित्य कुमार की गिरफ्तारी आखिर कब की जाएगी? आदित्य कुमार को आखिर कब पकड़ा जाएगा, जो इन सब का सूत्रधार था? बढ़ते आगे और अब बात प्रशांत किशोर की। जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लगातार महागठबंधन और बीजेपी पर हमलावर हैं। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज के बिनवलिया गांव में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से लालू, नीतीश और बीजेपी पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में एक ही आदमी, एक ही परिवार लगातार 25-30 सालों से अपना एकाधिकार बनाए हुए है। बिहार कुछ परिवारों के हाथों का खिलौना न बन जाए। ऐसे में बिहार में वैकल्पिक व्यवस्था को तैयार करने को लेकर पदयात्रा पर निकले हैं। जो पहले लालू जी के साथ था वही नीतीश जी के साथ है, वही भाजपा कर रहा है। एक ही आदमी, एक ही परिवार, एक ही लोग लगातार पिछले 25-30 साल से चलाए जा रहे हैं। तो पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं, इन 1250-1500 परिवार से अलग समाज में जो सही लोग हैं, जिनको धरती की समझ है, जो समाज से लेना नहीं समाज को कुछ देना चाहते हैं, जिनमें काबिलियत है, जिनमें बिहार को, समाज को सुधारने का जज्बा है, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें और उनको एक साथ एक मंच पर ले आए, ताकि कल होकर एक नई और बेहतर विकल्प की व्यवस्था की जा सके। पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं कि बिहार कुछ परिवार के हाथ का खिलौना न बन जाए। सीएम नीतीश कुमार को फिर पलटी मारने के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत अपने विचार के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, वो जो चाहे बोलते रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है। बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है? हमने जिन लोगों की इज्जत की है, तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम कुछ लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है। तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही मत कीजिए। और अब बात जुम्मे के दिन स्कूल बंदी की। सीमांचल के सरकारी स्कूल नियम कानून से चलेंगे या फिर धर्म के आधार पर चलेंगे? क्या आबादी बढ़ेगी, नियम कानून ताक पर चले जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि न्यूज 18 की पड़ताल में शुक्रवार को सीमांचल के कई सवालों में जो स्कूल थे वहां पर ताला जड़ा मिला। ये रिपोर्ट आप भी देखिए। जुमे के दिन स्कूलों में ताले क्यों? है यहाँ पे तो मुस्लिम एरिया है, ठीक है। अच्छा। तो सब मुस्लिम बच्चा मतलब पढ़ता है, दूसरा भी पढ़ता है, मगर सब जो है जुमे को ही छुट्टी रखता है, क्योंकि सबको अपना नमाज जमात छुट्टी। क्या धर्म से तय होंगे स्कूलों के नियम? बंद इसलिए है कि जुमा के दिन एक किस्म का हम लोगों का बहुत सारी जुमा की तैयारी करनी पड़ती है, बच्चे भी तैयार होते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हमारा जो है माइनॉरिटी एक्ट पर हमला है। इन सवालों का जवाब आपको सीमांचल के इलाकों में मिल जाएगा। ये है अररिया के खरहिया बस्ती का कन्या मध्य विद्यालय, जिसके गेट पर जुमे के दिन ताला जड़ा मिला। मौजूद हैं अररिया जिला मुख्यालय के कन्या मध्य विद्यालय खरहिया बस्ती अररिया में, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लटका हुआ है। खरहिया बस्ती के बाद न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार पहुंचे ककुड़वा के आदर्श मध्य विद्यालय, जहां गेट पर हरे रंग का बड़ा ताला लटका हुआ था। कई स्कूल जो हैं वहां पर ताला जड़ा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं आदर्श मध्य विद्यालय ककुड़वा अररिया में, और यहाँ के लोगों ने बताया है कि जुमे के दिन सारा दिन जो है यहाँ पर छुट्टी रहता है और रविवार को खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि इन स्कूलों में नियम कोई नया है। स्थानीय लोगों की माने तो ककुड़वा का ये आदर्श स्कूल सालों से जुमे के दिन ही बंद रहता है। तो
मुस्लिम एरिया है, ठीक है। तो सब मुस्लिम बच्चा मतलब पढ़ता है, दूसरा भी पढ़ता है, मगर सब जो है जुमे को ही छुट्टी रखता है, क्योंकि सबको अपना नमाज छुट्टी, कपड़ा लत्ता, और संडे को यहाँ छुट्टी नहीं होता है, संडे को आना ही है किसी भी हाल में। यहाँ मुस्लिम एरिया के वो ज्यादातर टीचर मुस्लिम रहते हैं, इस कारण बच्चे भी ज्यादातर मुस्लिम है। जुमे के दिन स्कूलों में बंदी के मामले पर जब हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से उनका जवाब लेना चाहा, तो उन्होंने न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। में जब हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात करना चाहा तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का पत्र जो है उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वो इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहते। हमने अपनी पड़ताल में दिखाया कि अररिया शहर के कई स्कूल और जोकीहाट के कई स्कूल जुमे के दिन यानी शुक्रवार को भी आज बंद रहे। जाहिर है न्यूज़ 18 की पड़ताल के बाद सवाल अभी भी अपनी जगह कायम है कि स्कूल नियम कानून से चलेंगे या फिर धर्म के आधार पर। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, हम लगातार जुम्मे को स्कूल बंद की खबर दिखा रहे हैं और हमारी खबर के बाद सरकार ने भरोसा दिलाया था। इसी साल 29 जुलाई को तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह बयान दिया था। शिक्षा विभाग ने संबंधित जिलों के स्थानीय पदाधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी थी। पूरी स्थिति की रिपोर्ट देने को कहा गया था। सवाल है कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ जो मांगी गई थी। सरकारी स्कूल नियम से चलेंगे या फिर धर्म से चलेंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जब हमने फिर से पड़ताल की तो आज के दिन यानी कि जुम्मे के दिन भी कई सारे स्कूल बंद नजर आए। बढ़ते आगे, मद्य निषेध विभाग ने हरियाणा से 2 बड़े शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम नरेश छाबड़ा और बिंदु फौजी हैं। नरेश छाबड़ा को भिवानी जबकि बिंदु फौजी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ कई जिलों में मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों को पटना लाया गया और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। नरेश छाबड़ा के संपर्क बड़े बड़े शराब फैक्ट्री के मालिकों से थे। नरेश छाबड़ा लीगल परमिट पर अरुणाचल और गोवा के लिए शराब निकलवाता था और फिर उसे बिहार में सप्लाई करता था। शराब माफिया को हवाला के जरिए हिस्सा दिया जाता था। मद्य निषेध की स्पेशल टीम हरियाणा में इस समय कार्रवाई कर रही है। उसी क्रम में गुड़गांव से नरेश कुमार छाबड़ा और भिवानी से हम लोगों ने बिंदु उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की तलाश हम लोगों को सारण के, मुफस्सिल, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना के केसेस में थी। दोनों अलग अलग कांडों में गिरफ्तार होकर आए हैं। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग गैंग चलाते हैं। रांची के रातू रोड पर स्कूल के ठीक सामने शराब की दुकान का रांची वासियों ने जोरदार विरोध किया। अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। सड़क के एक तरफ पाठशाला और दूसरी तरफ मधुशाला। ये तस्वीर है रांची के रातू रोड की, जहां सरकार के नियमों को ताक पर रख के स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास धड़ल्ले से शराब की दुकानें चलाई जा रही हैं। ना तो उत्पाद विभाग को इसकी चिंता है और ना ही शिक्षा विभाग को। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक प्रशासन के इस रवैये से परेशान हैं। लेकिन शाम होने के बाद यहाँ बगल में मंदिर भी है, सामने ही स्कूल है और मंदिर शाम को लेडीज तो आती ही है और उस समय देखा जाता है कि सारे टीनेजर्स यहाँ पर बैठकर अपने बाइक को साइड करके पी रहे हैं। तो ऐसे में आना जाना तो मुश्किल होता है। बच्चे देख रहे हैं, कल हो सकता है जाकर टेस्ट करने की कोशिश करें। आपके बच्चे ठीक है ये आप सोच रही हैं, लेकिन उनका ग्रुप्स क्या है ये तो आप नहीं देखने जा रही है ना। हो सकता है टेस्ट कर करके बच्चे भी उस आदत में चले आए, हैबिचुएटेड हो जाएं। सरकारी नियम के मुताबिक स्कूल के 100 मीटर की दूरी के भीतर सिगरेट और गुटखा बिकने की मनाही है, पर विभाग की मेहरबानी के कारण शराब की दुकानें खुलेआम चल रही हैं। 5 विद्यालय, बगल में एक मंदिर, नियम है कि 100 मीटर के मंदिर और स्कूल से दूरी होना चाहिए शराब दुकान का, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती खोल दिया गया है। लोग कई दिनों से विरोध कर रहे थे, लेकिन इसकी आवाज किसी कान तक नहीं गई, तो मजबूरन आज हम लोग यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। इस रास्ते से करीब आधा दर्जन स्कूलों के बच्चे रोज आते जाते हैं और इसी रास्ते में शराब की दुकान के बाहर नशे में धुत शराबियों का झुंड भी जमा होता है। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। विभाग की लापरवाही बच्चों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
इन्हीं रास्तों से गुजरकर हमारे और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाएंगे भी, लेकिन ऐसे में स्कूल के ठीक सामने में इस तरह से शराब की दुकानें होना, उनके भविष्य पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, इससे ये सवाल अभी बरकरार है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।